श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी समाचार देहरादून में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशुतोष उनियाल। श्रोताओं, कभी कभी हम अपने आसपास, अपने गांव, शहर, प्रदेश, देश या देश की सीमाओं से बाहर भी ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते या सुनते हैं जो अपने संकल्प, परिश्रम, धैर्य और शिक्षा के जरिए अपने जीवन में असाधारण उन्नति और सफलता प्राप्त करते हैं। वे स्वयं को कुशल, दक्ष और योग्य बनाते हैं और अपनी योग्यता और दक्षता का प्रयोग न केवल व्यक्तिगत हितों के लिए करते हैं बल्कि सार्वजनिक तौर पर भी उसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्सियत मौजूद हैं। श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक श्री हिमांशु कफलटिया। आप कुमाऊं मंडल के नैनीताल जिले के एक सुदूर गांव से संबंध रखते हैं और वहीं से आपके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की शुरुआत हुई। एक सामान्य पहाड़ी परिवेश से निकलकर आप यूके SSSC के परीक्षा नियंत्रक के पद को संभाल रहे हैं। चंपावत जिले में उपजिलाधिकारी के रूप में कार्य करते हुए आप वहां युवाओं के पसंदीदा अधिकारी भी रहे हैं। क्यों और कैसे, और भी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम आपसे जानेंगे। सर, आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए, और आकाशवाणी देहरादून का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे आपके प्रारंभिक जीवन और प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा के बारे में जानना चाहूँगा। मेरा जन्म नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के ओखलकांडा हमारा विकास खंड है, गांव मेरा तुसराड़ है, वहाँ पर हुआ था। मेरे पिताजी एक वहाँ पर गांव में ही एक अध्यापक रहे और माताजी मेरी होम मेकर रही हैं जी। तो वहाँ से हमारा प्रारंभिक जीवन शुरू हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं प्राइमरी पाठशाला से ही हुई। प्राइमरी पाठशाला खलवाड़ी मेरा प्राइमरी स्कूल रहा जी। उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम निकला, तो फिर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय चला गया, जहाँ से मेरी क्लास 12th मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से किया। ग्रेजुएशन मैंने DSB कैंपस नैनीताल से किया जी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा मानवाधिकार में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो मैंने दोनों दिल्ली से किए हैं। तो ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। सर, सिविल सेवा का विचार आपको कब और कैसे आया? सिविल सेवा का विचार मैं यदि कहूँ तो बचपन से एक माइंड में, क्योंकि एक बचपन में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब पिताजी ने कहा था कि बेटा लाइफ में IAS और IPS बनने की, IPS PCS बनने की सोचनी चाहिए। तो अब वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि जब मैंने, मतलब क्योंकि गांव में तो तब इतना कुछ था नहीं, बस एक हमारे लिए बस में बैठना हमारा बहुत बड़ा वो रहता था, क्योंकि गांव में रोड थी नहीं, तो हम बहुत कभी कभी बस में बैठ पाते थे। तो ड्राइवर हमारे लिए एक बहुत आइडियल पर्सन हुआ करता था। तो मेरा भी लाइफ का जो उद्देश्य था, मैं सोचता था कि ड्राइवर बनूंगा, क्योंकि मतलब मेरे लिए वो एक मतलब ड्राइवर मेरे लिए एक रोल मॉडल लाइफ में हो गया था। तो मैंने किसी के सामने बोला था कि मेरे को लाइफ में ड्राइवर बनना है। तो उस दिन पिताजी ने बोला था कि बेटा मैं एक अध्यापक हूँ और मैं चाहूँगा कि आप मुझसे कुछ आगे ही बने, और मैं चाहूँगा कि आप IAS PCS के बारे में आपको बनने के लिए कहना चाहिए। तो तब पहली बार लाइफ में सुना था IAS और PCS कुछ होता है करके, लेकिन वो बात मन में रह गई थी। और लाइफ में फिर जैसे जैसे आगे बढ़े, लाइफ का स्ट्रगल आगे बढ़ा, तो एम्बिशंस भी बढ़ते चले गए। तो बाय द टाइम आई वाज इन ग्रेजुएशन, तो मैंने डिसाइड किया कि अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा जी। सर, PCS परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले आपने इससे पूर्व 23 और परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करी हैं, जिसमें से बैंक, LIC और इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी सर्विसेज भी रही हैं। इसके साथ ही मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आपका ललित कलाओं में भी रुझान रहा है, चाहे वो गीत संगीत हो या रामलीला का मंचन भी हो। तो ये बहुआयामी प्रतिभा को आपने कैसे विकसित किया और इतनी सारी परीक्षाएं आपने उत्तीर्ण करी हैं? क्या ऐसा कारक आपके जीवन में रहा होगा जिसने आपको लगातार मोटिवेट रखा, स्थिर रखा अपनी पढ़ाई के प्रति और ये सफलताओं को अर्जित करने के क्रम में? देखिए, लाइफ में कुछ ऐसे आपके रिसेंटली मैं एक प्रोग्राम में था जहाँ पे किरण बेदी मैम भी थी। उन्होंने एक बात बोली थी कि आप अपना ना कैरेक्टर बनाइए। मतलब अगर हमारा एक कैरेक्टर है तो हम फिर लाइफ में जिस फील्ड में भी जाएंगे, हमें वहाँ चुनौतियाँ तो होंगी, लेकिन हम उसको आसानी से पार पा जाएंगे। तो जब हम उस कैरेक्टर की बात करते हैं तो क्या है, तो लाइफ में देखिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो मतलब हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते। तो बचपन से हम लोगों ने डिसिप्लिन पे बहुत फोकस किया है। जो हमारा रूटीन है हम उसको हमेशा फॉलो करते आते हैं। सेकंड थिंग इज़ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है कि हमें अपने फ्यूचर के, हमारे पास जो प्लान्स हैं वो हमें आज पता होना चाहिए कि मुझे आने वाले सालों में क्या करना है। मतलब वी मस्ट हैव दैट प्लान।
और उसको अचीव करने के लिए हमारे अंदर वो कमिटमेंट, वो डेडिकेशन होना चाहिए। और फिर देखिए, हार्ड वर्क का तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं इस दुनिया में। जी। तो जो लोग ईमानदारी से हार्ड वर्क करते हैं, एक होता है कि हम दिखाने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक हो रहा है कि हमें पता है कि हम कितना हार्ड वर्क कर रहे जी। हैं। तो ईमानदारी से मैं हमेशा इस हार्ड वर्क के साथ में ईमानदारी वर्ड जरूर ऐड करता हूँ जी। कि ईमानदारी से अगर आप मेहनत करते हैं, आप अपने कॉज के लिए डेडिकेटेड हैं, जी। और आपकी अगर डिसिप्लिन लाइफ में है आपका, तो आप ज़रूर अपनी लाइफ में चीज़ें अच्छी अचीव करेंगे। और एक बात मैं कहूँगा कि जब भी आप कब किसी कॉज के लिए आगे बढ़ते हैं ना, जी। तो आपका वो मोटिव हमेशा अच्छा होना चाहिए। इट जी। मस्ट बी प्योर। जी। अगर आप लाइफ में अच्छे मोटिव के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपको जी। लगता है कि लाइफ में मुझे जो करना है उससे और लोगों को फ़ायदा होगा, आप ये मत देखिए कि आपको पर्सनली उससे क्या अचीव हो रहा है। अगर आप समाज के लिए और उन लोगों के लिए जिनको आपकी ज़रूरत है उनके लिए सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलती है लाइफ में। जी। तो जो आपने बताया कि इतने सारे एग्ज़ाम्स मेरे निकले, वो तो ठीक है, मतलब मैंने मेहनत करी और लाइफ के इन जो मैंने आपको आइडियल्स बताए उनको फॉलो किया, तो मेरे एग्ज़ाम्स निकलते चले गए। जी। और जहाँ तक ललित कलाओं की बात है, मुझे कुमाऊनी या अपना जो पहाड़ी कल्चर है उससे बहुत लगाव है। जी। तो मैं लिखता भी हूँ, उसी पे हूँ, लिखता कुमाऊनी भाषा में ही मैं लिखता भी चला आया हूँ। जी। और मुझे ये जैसे बचपन से ही रामलीला मंचन है, गाना है, इंस्ट्रूमेंट बजाना है, इन चीज़ों का बड़ा शौक था। जी। तो स्पोर्ट्स में भी मैं रहा, मैं एक एज ए नेशनल प्लेयर में स्पोर्ट्स भी खेला हूँ। जी तो सर। मेरा इन सब चीज़ों में हमेशा ये था कि मैं एक मल्टी डायमेंशनल उसको लेके आगे बढ़ता रहा। तो इसी तरीके से जो आप लाइफ आगे बढ़ती रही। जी सर, उपजिलाधिकारी के तौर पर जब आप चंपावत और चमोली ज़िले में कार्यरत रहे, तो आपने गांव में लाइब्रेरी भी खोली है छात्रों के लिए। सर, ये अपने आप में गांव में एक नई पहल है, क्योंकि मैं खुद भी एक पहाड़ी परिवेश से संबंध रखता हूं, और हमने जहां तक देखा है गांव में लाइब्रेरी जैसी कोई सुविधा होती नहीं है। तो सर, ये विचार आपको कैसे आया, और जब आपने इन लाइब्रेरीज़ को खोला है तो किस तरह के परिणाम आपको देखने को मिले हैं सर? देखिए, इसका आइडिया तो जो लाइब्रेरीज़ का आया वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से ही निकला था। कि जो आप चीज़ कह रहे हैं वही हमने भी फील किया कि पहाड़ों में अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं है, जी। अच्छा गाइडेंस नहीं है, जी। और बच्चे मेहनती बहुत हैं। जी। पहाड़ के बच्चे, उनमें बहुत टैलेंट है और वो जी। बहुत मेहनत करते हैं, जी। लेकिन उनको गाइडेंस का इतना थोड़ा अभाव है और अच्छे ऑथेंटिक सोर्स मटेरियल का अभाव है। तो जब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, जब मेरे को लाइफ में सक्सेस मिली, उससे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, तो मुझे तब ये लगा कि मुझे इस फील्ड में काम करना चाहिए, और हमने लाइब्रेरीज़ खोलना स्टार्ट किया। और फॉर्चुनेटली आज हमारी 25 लाइब्रेरी हैं, 1500 से ज़्यादा बच्चे हमारी लाइब्रेरीज़ में पढ़ रहे हैं इस वक्त, और 80 से ज़्यादा लोग हमारे अलग अलग जगह सेलेक्ट हो चुके हैं, जी। जिसमें कि प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम है, लोअर पीसीएस है, और कई सारी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो जी। परिणाम भी बहुत अच्छे हैं। जी। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वो है कि जो यंग जनरेशन है उसे बुक्स की तरफ मोड़ना। जी। जो रीडिंग हैबिट्स कम हो रही हैं, जी। जो रीडिंग कल्चर कम हो रहा है, उसको हम किसी तरीके से दोबारा से रीडिंग कल्चर को प्रमोट करें, ये, और इसमें हमें सक्सेस मिल भी रही है। सर, डिजिटल युग है, एडुटेक का ज़माना है, तो किताबों को पढ़ना कितना प्रासंगिक है और कितना ज़रूरी है सर? देखिए, किताबों की प्रासंगिकता और उसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। वो उसके जी। पीछे एक कारण है जी। कि लाइफ में सक्सेस के बियॉन्ड, मतलब जो हम जॉब को पा लेना वो हम सक्सेस मानते हैं, उसके बियॉन्ड कई सारी चीज़ें हैं। जी। यदि हम अपनी पर्सनैलिटी में एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी को एक मल्टी डायमेंशनल वो देना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली उसके लिए हमें किताबों की बहुत ज़रूरत होती है। जी। और मैं हमेशा मानता हूँ कि किताबों की हमारी पर्सनैलिटी पे एक सूदिंग इफेक्ट होता है। जी। यदि आप आसपास किताबों से घिरे हुए हैं तो आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा और आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। जी। तो वो हमारी पर्सनैलिटी और हमारे कैरेक्टर का हिस्सा जिस दिन किताबें बन जाती हैं, तो उस दिन हमें एक नया डायमेंशन लाइफ में जुड़ जाता है। जी। जहाँ तक आपने एडुटेक की बात करी और जो अभी ऑनलाइन सोर्सेज इतने सारे डेवलप हो गए, जी। तो इसकी प्रासंगिकता को कभी खत्म, इसको भी नहीं हम नकार सकते। जी। ये रियलिटी है आज की। जी। और अगर हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे तो मे बी हम लाइफ के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को छोड़ रहे हैं। जी। तो मुझे लगता है कि हमें एक बैलेंस बैठाना है, रीडिंग हैबिट्स और किताबें, मतलब आपको सक्सेस लाइफ में चाहिए तो किताबें मस्ट हैं। जी। और ये जो हमारा ऑनलाइन सोर्सेज हैं, आपको गाइडेंस अच्छा प्रोवाइड कर देते हैं ये। जी। और ये आपको जैसे कई बार आपकी गैप फिलिंग का काम करते हैं, जी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको किस तरीके से इनको यूज़ करना है, ये आपके हाथ में है। होती है। सर, साक्षरता दर के साथ जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है देश की, और इसके साथ ही सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती जा रही है। आप बच्चों की करियर काउंसलिंग भी करते हैं, तो किस तरह के रुझान आपको देखने को मिलते हैं? क्या आप उन्हें कौशल विकास के लिए भी प्रेरित करते हैं, और क्या स्वरोजगार के लिए भी बच्चों में रुझान देखने को मिलता है? देखिए, जो आप कौशल विकास और स्वरोजगार कह रहे हैं, ये हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है। जी। लाखों बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जी। उसमें सीट्स तो कुछ मतलब थाउजेंड्स में ही है। जी।
तो डेफिनेटली सबको तो सक्सेस नहीं मिलेगी। जी और हम अपने आप को इस बात पे जज भी ना करें कि हमें सक्सेस मिल रही कि नहीं मिल रही, क्योंकि जी जब आपके लिए अपॉर्चुनिटी वहाँ पर नहीं है तो सक्सेस कैसे मिलेगी। जी तो ये केवल तो इस वक्त हमें सोचना पड़ेगा। और जिस तरीके से आज हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितना इकोनॉमी में वाइब्रेंसी इस वक्त है, जी तो मुझे लगता है कि स्वरोजगार है, स्किल है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा, और इसमें प्रोग्रेस के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। जी हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम बहुत ऐसा है कि देखिए, गवर्नमेंट जॉब अगर आपका एम है एक टाइम तक ठीक है, जी अगर लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, अब आप नहीं अचीव कर पाए, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जी आज तो इतने सारे ऑप्शंस लाइफ में, और मैं सोचता हूँ कई बार कि लाइफ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्किल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। जी और आप उस पे ज़रूर उस पे आगे जा सकते हैं, और मैं हमेशा युवाओं को इस बारे में गाइड भी करता रहता हूँ। सर, शिक्षा, सूचना और तकनीकी के व्यापक विस्तार और एडवांसमेंट के का असर प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम और पैटर्न में भी देखने को मिलता है, जो कि लाजमी भी है। सर, यूके ट्रिपल एस सी हाल फिलहाल में कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित करा सकता है, और अभ्यर्थियों को परीक्षा के पैटर्न और पाठ्यक्रम में किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जहाँ तक परीक्षाओं का विषय है, पिछले लगभग 2 साल में हमने 55 परीक्षाएं कराई हैं, जी और 7,000 के आसपास रिक्रूटमेंट किए हैं। जी आने वाले 1 साल में हम यूके ट्रिपल एस सी लगभग 5,000 और नए रिक्रूटमेंट करने जा रहा है, और जिसमें कि लगभग सभी स्तर की ग्रुप सी की, जो चाहे वो कनिष्ठ सहायक हों या फिर ग्रुप सी के ग्रेजुएट लेवल से एग्ज़ाम हो, पुलिस भर्ती है, सारे लगभग पोस्ट रहेंगी। जहाँ तक आपने पैटर्न की बात करी, पैटर्न डिसाइड करना गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, जी और आयोग की ओर से कुछ प्रपोजल ज़रूर गए हैं। हमारे चेयरमैन सर ने कई बार इस बारे में बच्चों को बताया भी है। जी अब देखते हैं, अगर गवर्नमेंट से वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसे इन एडवांस काफ़ी पहले बच्चों को बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ एकदम से इन्फोर्स कर दी जाएगी और बच्चों को पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। फिलहाल तो जो अभी एग्जिस्टिंग पैटर्न है उस पर ही चीज़ें चलेंगी, और जी जो पिछले 1-1.5 साल में कुछ चेंजेस बच्चों ने देखे भी हैं एग्ज़ाम के पैटर्न में, उसी पे चलेंगी। और अगर कोई बड़े चेंजेस होंगे तो गवर्नमेंट, मुझे लगता है, टाइमली बच्चों को उसे नोटिफाई करेगी। आकाशवाणी समाचार को अपना समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशुतोष जी, आकाशवाणी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।